हो रहे हैं उससे अलग होने की हमारी प्रवृत्ति नहीं बन पा रही है। यह बहुत बड़ा दोष हमारे अंदर है। तो 1946 में मदन मोहन मालवीय जी ने चंदौली के गौशाला में खाट पर पड़े पड़े पत्रकारों से बात करते हुए जो दुख व्यक्त किया था कि जो हजारों वर्ष में देश का डैमेज हुआ है, फिजिकल भी हुआ है, कल्चरल भी हुआ है, इकोनॉमिकल भी हुआ है, पॉलिटिकल भी हुआ है, सोशल भी हुआ, जो क्षति हुई है उस क्षतिपूर्ति की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। और वो कहते हैं कि एक कमरे के मकान भी कोई अपार्ट खाली करता है तो मकान मालिक उस घर में घुस करके और एक एक चीज को बारीकी से देखता है कि नुकसान कहाँ कहाँ हुआ और उसको पैचअप करता है। लेकिन इसकी चर्चा हमारे देश में नहीं हो रही, और नहीं तो उसी कंबल को ओढ़ करके हम और बैठ करके और उल्लास मनाने की तैयारी में है कि देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र तो हुआ, स्वराज्य प्राप्त हुआ, और स्वराज्य में ही कहें तो केवल राज्य प्राप्त हुआ, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। हमारा स्व नहीं प्राप्त हुआ, हमारा तंत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसीलिए अपने तंत्र के प्राप्ति के लिए आवश्यकता है कि हम पूरे मनोयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक एक हवन कुंड है, उसमें अपने को स्वाहा करने के लिए तैयार है। अच्छा, दूसरी का परिणाम है कि 100 साल पूरा होते होते आज देश ही नहीं तो दुनिया में भारतवंशियों का प्रभाव एक दूसरे दृष्टि से देखने को मिल रहा है। आप स्वयं से प्रश्न करिए कि इतिहास संकलन के लिए आप कितना करते हैं। मैं भी प्रश्न करता रहता हूं। आप स्वयं से प्रश्न करिए कि इतिहास संकलन के लिए आप कितना समय देते हैं। 24 घंटे में, महीने में या साल में कितना चिंतन आपका रहता है। लेकिन इतना कम रहने के बाद भी आप इतने दुष्ट हैं, क्या बात है, फिर भी हम संतुष्ट हैं, क्या बात है। इतना कम करने के बाद भी वहां उलझ जा रहा है। आज हिस्ट्री कांग्रेस झोला लेकर पूरा देश में खोज रही है कि कहां अधिवेशन करें, और हमारे पीछे लोग टास्क लेके पड़े हुए हैं कि हमारे वहां करिए, हमारे वहां करिए, हमारे वहां करिए। समय बदला, बदलते समय में हमारी क्रियाशीलता कितनी बढ़नी चाहिए। आज हम विजयी हैं तो विजयी होने की समस्या क्या रहती है कि आदमी शिथिल हो जाता है, या लापरवाह हो जाता है, या अहंकार हो जाता है, और फिर पतन शुरू हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम जहां भी हैं और जिस प्रकार के हमारे महासचिव ने सारे विषयों को आपके सामने रखा है, उस विषय को अपने स्थान पर कैसे हम खड़ा करें। जिस प्रकार से उद्घाटन सत्र में हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी ने जो विषय रखा, और जिस प्रकार का एक विषय आर्थिक इतिहास का रखा गया था, योम यंतु नदयो वसंतु प्रजन्या शुभीपला वो सदयो भवन्तु अन्नोताम ओदनोताम मां भिक्षोताम येषाम राजा भूया। ये हमारा भोजन मंत्र है। केवल इसी की व्याख्या कर लेंगे आप तो भारत में कृषि का इतिहास और कृषि का इकोनॉमिक्स स्पष्ट रूप से सामने आ जाए। किसानों के माध्यम से, धरती के द्वारा दिए हुए जल के माध्यम से, बादल के द्वारा दिए हुए पानी के माध्यम, देवताओं के कंट्रीब्यूशन से हमारी धरती सुविकला होती है, या अन्न का उपज होता है, और जिस प्रकार का हमारा समृद्धि होती है वैसे हम राजा बना लेते हैं, और उस राजा के द्वारा इस देश का निर्माण होता है या देश में सहयोग होता है। इसीलिए आवश्यक है कि वह किसान जो सबको देने वाला था, एक किसान अपना प्रोडक्ट निकालता था और 27 प्रकार के प्रोडक्ट हमारे दुनिया में जाते थे, और हमको दुनिया से लेने के लिए कुछ भी नहीं था। ये बहुत बड़ा इतिहास जानने की जरूरत नहीं है, इसमें सभी हिंदू और सनातनी है, लगभग ही हैं, और सत्यनारायण व्रत कथा सब सुनते होंगे। और साधु साहब बनिया लता पत्रादिक लाद के नाव में ले जाता है और सोना चांदी भर के लाता है। क्या पुराण के अंदर इतिहास नहीं है?
देखने की दृष्टि कैसी है हमारी। और मैकाले भी इस बात को करता है, ये इस बात को वास्को डी गामा भी कह रहा है, और जितने फॉरेनर हमारे हैं, हमारे उनके गदलाल जैन की पुत्री मीनाक्षी जैन ने पुस्तक लिखी है, 4 वॉल्यूम में है वो, इंडिया दे शॉप, दुनिया के लोग इंडिया विषय में क्या कहते हैं। दुनिया हमारी प्रशंसा कर रही, तब तक जब तक हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, तब तक स्वराज्य प्राप्त होने के बाद हम मतिभ्रम में फैल गए, फंस गए, क्योंकि अपने इतिहास को हमने खो दिया। महाराणा प्रताप महान है, शिवाजी महान है कि अकबर महान है कि बाबर महान है, इसके उलझन में हम लगे रहे। इतिहास आर्ट है कि साइंस है, यह यक्ष प्रश्न हो गया है, इसका उत्तर देने वाला कोई है ही नहीं। हम लोग कक्षा 1 से लेकर MA PhD तक पढ़ गए और कितनी पीढ़ियां निकल गई। एक क्वेश्चन अनिवार्य है कि क्या साइंस है कि आर्ट है, साइंस भी है, आर्ट भी है, कुछ भी नहीं है, हो गया, गुरु जी ने नंबर दिया, पास हो। निर्णय नहीं हो पाता। मध्यकाल का इतिहास पढ़ना है तो दिल्ली का इतिहास पढ़ना है। मोहम्मद गोरी कैसे आया, ऐबक कैसे आया, फिर इल्तुतमिश कैसे आया, तो रजिया कैसे मारी गई, तो जालगानियों ने क्या किया, तो बलबन ने क्या किया, तो सईदों ने क्या किया, तो लोधियों ने क्या किया, तो खिलजियों ने क्या किया, और फिर मुगलों ने क्या किया, कैसे शादी हुई, कहाँ हरम बना, कहाँ, यही सब अनावश्यक चीजें, इससे कोई परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन उस काल में हजारों वर्ष तक शासन करने और होम राजाओं का कंट्रीब्यूशन क्या है, राजा कृष्णदेव राय का कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारे साधु संतों का कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारे माताओं का कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारे ग्राम के पुरोहितों का कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारे वनवासी बंधुओं का कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारे किसानों का क्या है, हमारे मजदूरों का क्या है, हमारे जवानों का क्या है, हमारे बहनों का क्या है, विदुषियों का क्या है, भिक्षुओं का क्या है, जिसने इस देश को बचा कर रखा। ये इतिहास का अंग नहीं बन पाया। राम और कृष्ण अपमानित हुए, गुरु नानक को स्थान नहीं मिला, शिवाजी महाराणा प्रताप नहीं मिले हमको आज इतिहास में, अर्थात भारत में भारत का इतिहास नहीं मिला। हमारे पूर्वज भारत में नहीं है। हम ऐसा इतिहास क्यों पढ़ें जिसमें न तो हमारे पूर्वज है, न हमारा देश है। हमको इतिहास पढ़ना है शकों का, हुड़ों का, हमको इतिहास पढ़ा तुर्कों का, खिलजियों का, लोधियों का, मुगलों का, वायसरायों का, और फिर बाद में गांधी और नेहरू का। हमारे पूर्वज नहीं है, हम किस पर स्वाभिमान करें? स्वाभिमान का इतिहास हमारे सामने आना चाहिए। हमारे इतिहास में सरस्वती नहीं है, हमारे इतिहास में वेद नहीं है, हमारे इतिहास में निरुक्त नहीं है, हमारे अरण्यक नहीं है, हमारे इतिहास में उपनिषद नहीं है। जो विज्ञान की परंपरा थी हमारे इतिहास में नहीं है। इसलिए इतिहास के प्रति उदासीनता, और उसके जिम्मेवार केवल अंग्रेज ही नहीं, केवल साम्यवादी ही नहीं, उसके जिम्मेवार हम भी हैं। इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमने क्या किया? हमने भी जो क्लास में पढ़ाते थे टीचर के नाते, तो हमको भी फ्रेंच और जर्मन हिस्टोरियन के नाम चाहिए। उनका नाम लिखेगा स्टूडेंट तो ज्यादा नंबर पाएगा, और भारतीय और संस्कृत और कन्नड़ और केरला, तमिल और मलयालम और असमी और बंगाली किसी भाषा का कोटेशन करेगा तो वह नंबर नहीं पाएगा। ये सब अपने आप से पूछ कर आप देखिए। और एक विश्वविद्यालय के लड़के ने तो साइकिल के सारे पार्टों का नाम लिख दिया हरे स्याही से, मिस्टर हैंडल के अनुसार, मिस्टर बेल के अनुसार, मिस्टर फ्रॉक के अनुसार, मिस्टर फ्रेड के अनुसार, मिस्टर चेन कवर के अनुसार। और गुरु जी ने फर्स्ट क्लास पास कर दिया कि ऐसे दोनों नाम स्वयं नहीं सुने थे। इस प्रकार का जो हीन भावना और दासता का मुकुट पहन कर हम बैठे रहे, इसके कारण पार्टियों ने अपनी चला ली। जब ओम जी ने प्रयास करके अपने वहां से 18,000 पुस्तकों का एक सिलेबस सूची निकाली, 1860 से 1960 के बीच में पुस्तकें, तो एक से एक पुस्तक ज्योति फैलाने वाला,
चाहे वासुदेव शरण अग्रवाल का हो, चाहे कुंजबिहारी अग्रवाल का हो, चाहे नीलकंठ शास्त्री का हो, चाहे के पी जायसवाल का हो, चाहे सतीश चंद्र मित्तल का हो, चाहे शिवाजी सिंह का हो, टी वी वर्मा साहब का हो, काशीनाथ जी का हो, तमाम। देखिए सारे पुस्तकों को हमने अपने अलमारी के पिछवाड़े में रखा, फ्रंट पर रखा उन देशद्रोहियों का पुस्तक जिन्होंने हमारे देश को संस्कृति के मिटाने के लिए सब कुछ किया, और उन्हीं को कोट करते हैं, उन्हीं पर टिप्पणी लिखने कहते हैं, उन्हीं के पुस्तकों की समीक्षा करने के कहते हैं। इसमें हम सब पापी हैं, इसमें हम सब दोषी हैं, हम इसमें सब सहभागी हैं। अब इस देश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि संस्कृत की पीएचडी अंग्रेजी में लिखी जा रही है। संस्कृत के विद्वानों से मैंने पूछा कि क्या हो रहा है ये, तो कहे दुनिया में संस्कृत जाए, आप वहाँ पहुँच गया। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे लोगों ने ही सामवेद का फारसी अनुवाद कराया। मैं उसको पक्ष में नहीं हूँ, जो भी गया हो। हमने कहा कि उसमें एक मंत्र है सामवेद में, ओम ठंग, उसका क्या अनुवाद कराया। पॉलिटिकल दृष्टि से वो काम तो ठीक है कि कुछ लोगों में भ्रम पैदा हो, ये गंगा जमुना दोनों मिलकर संस्कृति बनती है और सफेद हो जाती है, गंगा हो जाती है, तो उसके आगे जमुना का अस्तित्व तो नहीं रह जाता। उसको गंगा जमुना संस्कृति कहते हैं। गंगा जमुना दोनों मिलने के बाद जमुना अलग, गंगा अलग। हरी चटनी खाएंगे, लाल चटनी खाएंगे, उस पर भी बहस हो रहा है, ये भगवा वाला चटनी है, ये भगवा वाला चटनी है। आवश्यकता है इन सारे मार्मिक विषयों को हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए कि नहीं। और इसका पहला शर्त है कि भारत के इतिहास को देखने की दृष्टि हमारी बदले। जब भारत के इतिहास को देखने की दृष्टि हमारी बदलेगी तो फिर ये विपिन चंद्रा और श्रीमाली और झा और शर्मा और थापर, इनके इतिहास हमको गाली लगेंगे। तो एक व्यक्ति उठा मंच पर और उसने कहा कि इनके पिताजी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े। एक बार अंग्रेजों ने पकड़ा, इतना जूता मारा। अब समझ नहीं पा रहे थे वो कि हमारे पिताजी की प्रशंसा कर रहा है कि निंदा। तो भाषा क्या होना चाहिए, टर्म क्या होना चाहिए, कैसे इतिहास को व्याख्यायित करें हम। हम उसी प्रकार के पढ़ने के आदी हो गए कि हमारे क्रांतिकारियों के साथ कितना अत्याचार हुआ उसको हम पढ़ाए, लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने कितना पराक्रम किया उसको हम नहीं पढ़ा। और इसके कारण क्रांतिकारियों के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए थी, जितनी होनी चाहिए थी, वो हमारे जानकारी में ही नहीं आई। इसीलिए आवश्यकता है कि विषयों को हम भारतीय चेतना के प्रकाश में देखें। उसमें भीमराव अम्बेडकर को पेटेंट करा लिए थे बीच में। भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे वकील थे सिंगल, जो वीर सावरकर के मुकदमे को लड़े थे 1949 में गांधी वध के खिलाफ। ये इतिहास का क्वेश्चन मार्क है। ऐसे चीजों को इतिहास में घूमते समय वो तब दिखाई देगा जब हमारे इतिहास की दृष्टि भारतीय होगी, और भारतीय तब होगी जब भारत माता से हमारी एकात्मता हो। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि जब तक भारत कहते हो वह देश है, जब भारत माता कहते हो वह जागृत राष्ट्र है। स्वामी विवेकानंद जी जब जाते हैं रामकृष्ण के बादशाह कहते हैं कि आप हमारे गुरु हैं, लेकिन वो काली माता को नहीं मानते। तो रामकृष्ण कहते हो काली माता को नहीं मानते तो मेरे पास आते क्यों हो? विवेकानंद कहते हैं मैं आपसे इतना प्यार करता हूं कि आपसे मिले बिना जी नहीं सकता, इसलिए आपके पास आता हूं। लेकिन आपके कहना मानना जरूरी नहीं है कि काली माता को मैं मानूं।
लेकिन निंदक नहीं हो सकते। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो दक्षिण के प्रवास करते करते जब शिलाप बैठते हैं और वहां जो 24 घंटे के बाद आंख उनकी खुलती तो साक्षात महादेव का दर्शन होता है। भारत स्वयं महादेव है, इसकी दोनों भुजाएं हैं। महायोगी का चित्र आपने देखा होगा, अभी महायोगी है ना, आदि योगी आदि योगी का चित्र कैसा है? साक्षात हिमालय के चोटी से गंगा बह रही है, सुपर चंद्रमा है और उसकी जो अलकाएं हैं आज भी शिवालिक पर्वतमाला करी जाती है। उसकी जो नदियां हैं वो अलकनंदा कहना, अलक मना होता है बाल, दोनों दाएं बाएं भुजाएं हैं और नीचे एक पैर पे एक पैर बैठा कर रख करके वह जोगी बैठा हुआ है नीचे चरणों में कन्याकुमारी तपस्या कर, साक्षात अपर्णा अर्थात भारत साक्षात शिव है, जिसको राष्ट्र पुरुष की संज्ञा दीनदयाल उपाध्याय जी देते हैं। ऐसे राष्ट्र पुरुष को विवेकानंद देखते हैं तो हमारे यहाँ परंपरा है, जब भी किसी के प्रति श्रद्धा का अतिरेक होता है तो मुंह से मां निकलता है, पिता नहीं। इसलिए भारत पुल्लिंग होने के बाद भी भारत माता का, और बिहार में सूर्य षष्ठी की पूजा होती है उसको छठ मैया कहा जाता है, क्योंकि श्रद्धा का केंद्र मां है। ऐसे भारत माता के प्रति चित्त की एकात्मता तब होगी जब हम मानेंगे कि मेरी मां है। और अभी जो गंगाहरि जी की पुस्तक प्रकाशित हुई है अथर्ववेद पर, माता भूमि पुत्रों पृथ्व्या की जो बात कही गई है कि धरती मां क्यों है, तो हमारे घर के दादी माँ है, घर में 50 बच्चे हैं, सबके टेम्परामेंट को वो जानती है, कौन क्या खाता है वो जानती है, कौन कितना ठिंगना है, कौन कितना गोरा है, काला है, लंबा है, गाना है, सब प्रकार के परिवार में लोग हैं। लेकिन दादी माँ का किसी के प्रति दुर्लक्ष्य नहीं है और सबके नीड के अनुसार वो सप्लाई करती है। किसको नमक ठीक लगता है, किसको घिया की सब्जी ठीक लगती है, किसको आलू सब्जी ठीक लगती है, कोई घी खाता है, कोई दही खाता है, कोई दूध खाता है। वो परिवार की माँ सब कुछ देती है। और कितना दूध पिलाती है माँ? जितना बच्चे की आवश्यकता है, लिमिट नहीं करती, 100 ग्राम 150 ग्राम नहीं। यहां तक कहती है कि अपना रक्त पिला देती गर फटती यह वज्र की छाती। इस प्रकार माँ और बेटे का जो अनुनासिक संबंध है, जो अलग नहीं हो सकता, अलजेब्रा में अलग हो सकता है, माँ माइनस बेटा माइनस माँ, लेकिन हमारे वहां जो माँ बनेगी तभी माँ भी पूर्ण होगी और बेटा भी पूर्ण होगा। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते। ऐसे अपना संबंध जो इस भारत माता से रखता है वो भारत माँ का बेटा है। और ऐसे बेटों से अपेक्षा है भारत माँ को कि भारत का इतिहास ऐसे बेटे लिखे। ऐसे बेटों के लिखने से जो इतिहास लिखा जाएगा वो भारत के स्वाभिमान का इतिहास होगा। जहाँ भारत का अपमान अपमान दिखाई देगा, जहाँ भारत का सम्मान सम्मान दिखाई देगा, कोई हमारे सामने बैठ करके इसमें और भारत माता को गाली दे और उसके स्कंध पर उसका सिर रह जाए तो अपने जीने का कोई अधिकार नहीं। इतना जज्बा अगर हमारे अंदर है तो हम भारत माता के पुत्र हैं। और इस प्रकार का जो एक संबंध माँ बेटे का है, इस प्रकार की दृष्टि जब माँ बेटे की रहेगी तो भारत माता का इतिहास होगा। दुर्भाग्य से भारत माता का सारा इतिहास ऐसे कुपात्रों के द्वारा लिखा गया जिनको भारत माता से कोई संबंध नहीं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहला शर्त है कि भारत माता से संबंध स्थापित करना, भारत को माँ मानना। तत्व शकायो नमस्ते नमस्ते, यह काया हर प्रकार से इस धरती के द्वारा बनाया गया है, उसमें समाहित हो जा। हे माँ, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। यह एक लेयर 100 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत में ही नहीं, दुनिया में जहां भी कहीं भरतवंशी है उसके बीच में स्थापित कर दिया। यह उसका परिणाम है। कितनी बड़ी संख्या में देश के इतिहास का आज एकत्रित और उनके मन में पीड़ा है। ये तो बड़े चुने हुए लोग हैं, 1 के 10 हैं, 10 के 50 हैं,
अब आज लाखों की संख्या में भारत के इतिहास के प्रति रुचि रखने वाले अपने कार्यकर्ता देश में और विदेश में फैले हुए, उनकी रुचि और उनकी स्थिति की एकात्मता भारत माता से होगी। तो जैसा सर ने कहा कि हमको शोध के विषय चाहिए नौजवानों के बीच में, क्योंकि जो बहुत पुराने इतिहासकार हो गए हैं उनकी सीढ़ी घिस गई। तो 1857 को क्रांति कहने में थोड़ी तकलीफ होती है, विद्रोह ही कहेंगे, क्यों कोई पढ़े वही पढ़ाए। तो नौजवानों की एक टीम खड़ी हो रही है युवा इतिहासकार के नाते। उसी प्रकार से महिलाओं की टीम खड़ी हो रही है, वरिष्ठ इतिहासकारों की टीम खड़ी हो रही है, सोशल मीडिया में काम करने वालों की टीम खड़ी हो रही है, लेखक प्रमुखों की टीम खड़ी हो रही है। और ये सारे टीम की ट्रेनिंग हम क्षेत्रीय इतिहास के जो बैठक होगी वो 2-2 दिन का हम उसमें इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे कि हमें करना क्या है, करना क्या है वो पता है, कैसे करना है वो करने की आवश्यकता है। गीता का श्लोक है जो तोपन ठेंगड़ी जी ने कार्यकर्ता नामक पुस्तक उसको उद्धृत किया। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधिम विदित्या पृथक चेष्टा दैव चैव पंचमा। हम भगवान का काम कर रहे हैं। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता, हम सब हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं। अगर हम हैं तो हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है, हम नहीं है तो हिंदू राष्ट्र नहीं है। मुद्दा हुआ का सुना है नहीं है, लेकिन जब तक हो एक भी व्यक्ति अगर हिंदू के नाते धरती पर खड़ा है तो भारत हिंदू राष्ट्र है। इसीलिए कहा जाता है हिंदू राष्ट्र अंगभूता, हम सब हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं और इसलिए तुम्हारा नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए नहीं लॉटरी खुल जाए, इसलिए दिल्ली में सिलेक्शन हो जाए, इसलिए नहीं। प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरम त्वाम नमामो वयम। तुम्हें आदर सहित इसलिए प्रणाम कर रहे हैं कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, तुम्हारे कार्य के लिए हमने कमर कसी है, तुम्हारे कार्य के लिए। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि हमें शील दो, हमें ज्ञान दो, हमें व्रत दो, हमें राष्ट्रभक्ति दो और उसके आधार पर हम भारत माता को जय बोल सकें। इसलिए जो कार्य हमने स्वीकार किया है उसको अपने हाथों में लेने की आवश्यकता है। जहां जहां विकृतियां हुई हैं, जहां जहां समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं का समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए इतिहास संकलन योजना ने 100 पुस्तकों की सूची बनाई है। वो पुस्तक प्रकाशित हो रहे हैं, नरेंद्र जी बैठे हैं, एक टीम बनी है दिल्ली में। अभी तक 30 पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं, 75 पुस्तकें आ जाएंगी दिसंबर जनवरी तक। उसी प्रकार से ICHR के हमारे डायरेक्टर ही हैं, मेंबर सेक्रेटरी भी हैं। इन लोगों के प्रयास से अपने महिला प्रमुख जो अखिल भारतीय हैं सुष्मिता पांडे जी, उनके नेतृत्व में, नरेंद्र जी के नेतृत्व में और बाकी बहुत सारे विद्वानों के साथ मिलकर के कंप्रेहेंसिव हिस्ट्री ऑफ भारत बन रहा है, तो 10-12 वालों में बनेगा। भारत लोकतंत्र से जननी पब्लिश हो गई है और भी परिमार्जित होकर और अच्छी बनेगी वो। हमारे DC चौबे साहब बैठे हुए हैं, उसमें इंदिरा गांधी कला केंद्र में भारत का बृहत्तर इतिहास पर काम हो रहा, 10-12 वालों में भी होगा। कुछ परिमार्जन करके RS सर उनका RC मजूमदार की पुस्तकों को ठीक करके वो हिंदी में अन्य भाषाओं में उसको बनाया जा रहा है। एक 150-200 पुस्तकों का संच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर भारत माता के चरणों में रखने की योजना है। इसमें आपका कॉन्ट्रिब्यूशन क्या हो सकता है? क्या हमारे इतिहास में अहोम राजाओं का कॉन्ट्रिब्यूशन आएगा, राजा पृथु का आएगा, कृष्णदेव राय का आएगा, गुरुओं का जो बलिदान आएगा, रणजीत सिंह का आएगा, हरि सिंह नलवा का आएगा, राजस्थान के राजपूतों का बलिदान आएगा। दासियों की प्रथा की बात तो हम करते रहते हैं, कौन कौन सी दासी कितने कितने बिकी, इस पर बहुत पीएचडी करा दिए होंगे मध्यकालीन वाले विषय पर है।
लेकिन धाय माँ का बलिदान पर पीएचडी नहीं हुई होगी, जौहर पर पीएचडी नहीं हुई होगी। कितने माताओं ने जौहर किया, उस पर कोई काम नहीं है हमारे पास, कोई सूचनाएं हमारे पास नहीं। इसलिए आवश्यकता है कि बड़ी सूची बना करके हम उस पर शोध कराएं, लेकिन उसके लिए आवश्यकता यही है कि हमारी दृष्टि भारतीय हो, भारतीय चैतन्य के प्रकाश में इतिहास को देखने की हमारी प्रवृत्ति कैसे विकसित हो, इस पर लगातार कसरत करने की आवश्यकता है। हमको लगता है कि देव प्रसाद सिंह जी ने अपने वहाँ इतिहास प्रतियोगिता की बात कही है, वह निश्चित रूप से काशी प्रांत के माध्यम से पूरे देश में एक पॉजिटिव हिस्ट्री को छोटे बच्चों में, क्योंकि आवश्यकता यह है कि 8-10 कक्षा तक ही इतिहास पढ़ाया जाता है, उसके बाद सब लड़के साइंस और पता नहीं क्या क्या पढ़ने लगते हैं। मनुष्य न बन करके ठोस बनने की प्रक्रिया में दौड़ मची हुई पढ़ते हैं। हाँ, जब BSc कर लेते हैं, डॉक्टरी कर लेते हैं, तो फिर दिल्ली इलाहाबाद तैयारी करने जाते हैं, तो फिर इतिहास पढ़ते हैं। पैसा कमाने की मशीन बनना चाहिए। और जब नहीं कहीं होता है तब फिर नेट कर लेते हैं, PhD कर लेते तो प्रोफेसर। इतिहास ये दुर्दशा है, रोते हुए जाएंगे तो मरने खबर लाएंगे। जब कुछ नहीं मिला तो प्रोफेसर बने तो क्या पढ़ाएंगे और क्या पढ़ेंगे। इसलिए उनके अंदर स्वाभिमान जगाने की जरूरत भी है हमारे अध्यापकों के लिए। और इसके लिए जो राज्यपाल बिहार के ने पहल किया है, मेरे साथ वार्ता हुई, राजेश जी भी थे, कि 300-400 जो भी सारे विश्वविद्यालयों के जो इतिहास के प्रोफेसर हैं और कॉलेजों के, उनके साथ में दिन भर बैठना चाहता। और उन्होंने कहा कि छांट मत लाइएगा, सबको बुलाइए। अगर 4-5 भी देशद्रोही देशभक्त हो गए तो अपना फायदा ही होगा। ऐसे देश के अपने सारे अध्यापक वृंद को, विद्यार्थियों को और इतिहास दिवस के माध्यम से आम जनता को की दृष्टि भारतीय करना, यह इतिहास संकलन का पहला कार्य हो सकता है। इतिहास के भारतीय चैतन्य के प्रकाश में इतिहास का दर्शन करें, इतिहास का शोध भारतीय चैतन्य के प्रकाश में करें। मध्यकाल में महिलाओं की दुर्दशा भी एक विषय हो सकता है और मध्यकाल में महिलाओं का योगदान भी एक विषय हो सकता है। वैदिक काल में महिलाओं की दुर्दशा और देवदासियों की प्रथा भी हो सकता है, और वैदिक काल में विदुषियों के द्वारा भारतीय संस्कृति का निर्माण भी हो सकता है। मध्य अंग्रेजों के काल में महिलाओं पर अत्याचार भी एक विषय हो सकता है, और मध्यकाल में महिलाओं के द्वारा अंग्रेजों के नाकों में चने डालने का काम जो हुआ वो भी एक विषय हो सकता है। आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क से आना चाहिए, नहीं तो वही होगा जैसे एक वो भंवरा होता है, वो भी काला होता है, और उसी का भाई एक होता है गोबरौरा, जो गोबर में रहता है। दोनों सगे भाई हैं, दोनों के स्पेसीज, जेनिस, वर्ग सब एक ही है। वो भी कॉर्डेटा तीन जुड़े पैर उसके भी होते हैं, सब उड़ते हैं, बोलते भी उससे। लेकिन ये गोबर में रहता है, फूलों में रहता है। दोनों मिल गए एक दिन, दोनों मिले। फूल वालों ने कहा भाई क्या कर रहे हो, तो कहा कि मैं तो रहता हूँ, बहुत आनंद है वहाँ, टट्टी पैखाना गोबर में रहता हूँ, दिन भर खाने पीने की समस्या नहीं है, बाहर भी चाहे जितना शौचालय मोदी जी बना दें, कभी सड़क किनारे भी लोग बैठ रहे हैं, हमारी कोई बहुत समस्या नहीं है। तो बड़ा दुख हुआ कि हमारा सगा भाई, कहा कि सगे भाई हो, गोत्र भी एक ही है हम लोगों का, कलर भी एक ही है, जात भी एक ही है, देवता भी हमारे एक हैं, सब कुछ ठीक होने के बाद और तुम जहाँ गोबर में पड़ रहते हो, तो कुछ समझने को तैयार नहीं हुआ था। सोचा कि तो पढ़ा लिखा था, फूलों में घूमता, सोचा कि लोगों को समझाना ठीक नहीं है, कुछ दिखाओ इसको। तो फिर वो गोबरौरा को ले करके भंवरा और पूरे देश में घुमा, और गुलाब में, चंपा में, चमेली में, नरगिस में, शेफाली में, जहाँ जितना जो फूल मिला सब पर बैठाया। और शाम को कहा कुछ बुद्धि समझ में आया, दुनिया कितनी हसीन है, कितनी खूबसूरत है, कितनी सुगंधित है, तो हमको कुछ समझ नहीं आया। तो देखा तो एक टट्टी का ढेला मुंह में दबाकर पहले से घूम रहा। उसको डर था कि ऐसा ना हो कि कुछ खाए मिला नहीं, कहाँ ले जाएगा। तो आवश्यकता है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे समाज के मानिंद लोग हैं, जो ओपिनियन मेकर हैं, हमारे प्रोफेसर हैं, उनके अंतर्मुख कैसे साफ, जो गंदे हाथ से कपड़े साफ नहीं होते। इसलिए आवश्यकता है कि बड़े बड़े जलसा के माध्यम से
छोटे छोटे बैठकों के माध्यम से हमारे जो मन का मुकुर है, जो मलिन हो गया है, वह गुरु के चरणों के रज से उसको साफ करने का प्रयास किया जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जब तक अपने मन का मुकुर सुधार नहीं होगा, तब तक अपने अंतरात्मा में भारत माता दिखाई नहीं देगी। उसे तो ऊसर दिखाई देगा, कंकड़ दिखाई देगा, ढेले दिखाई देगी, मिट्टी दिखाई। इसलिए आवश्यक है कि इतिहास की दृष्टि से हम भारत को, इतिहास को भारतीय चैतन्य के प्रकाश में भारतीय दृष्टि से देखें, ताकि भारत का अपमान हमारा अपमान लगे, भारत का सम्मान हमारा सम्मान लगे। और इस दृष्टि से हम भारत के इतिहास में शोध, पुस्तकों का प्रकाशन और फिर करिकुलम का और सिलेबस का निर्माण हम भारतीय चेतना की दृष्टि से कर सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी एक स्वाभिमानी भारत की पीढ़ी बनकर के खड़ी हो और एक स्वाभिमान के साथ अपने को कह सके कि हमारे पूर्वजों ने बहुत परिश्रम करके और इतिहास के उन तत्वों को बचा कर रखा था, जिसे हम सामने ला करके उन परकीयों और दुष्टों के बातों को हमने तिरोहित कर दिया, समाप्त कर दिया। और धीरे धीरे जो खंडहर बचे हुए हैं, एक आध धक्का लगेगा तो गिर भी जाएंगे। बहुत प्रयास हुआ है, राजनीतिक प्रयास भी हुआ है, लेकिन मोबाइल में देख रहा था कभी कभी मैं, तो वो जो टी शर्ट वाला है वो हर जगह से साफ है। परिश्रम तो बहुत किया। उसका कारण यह है कि अब देश की मानसिकता एक दूसरे दिशा में सोचने लगे। ये हमारा देश है, बहुत परिवर्तन है। इस देश के हम नागरिक हैं। तमाम प्रलोभन के बाद भी स्थिति आपके पक्ष में है। इसीलिए जो 7-8 हमारे प्रपोजल हैं, प्रोजेक्ट हैं, इतिहास विद्या को हम ठीक से समझें, इतिहास और हिस्ट्री में अंतर समझें। राम भद्राचार्य जी कहते हैं कि इतिहास गंगा है तो हिस्ट्री गट्टर है, और दूसरा कहते हैं इतिहास अगर पत्नी है तो हिस्ट्री वाइफ है। तो लोगों ने पूछा वाइफ मतलब क्या होता है, तो कहा कि क्या है, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। पत्नी वो है जो पति को पतन से बचाती है। इतिहास हमको चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। मोक्ष का पोषक है। इतिहास मन का विज्ञान है। इतिहास हमारे आसपास घूमता है। इतिहास हमारा पिछला पैर है। जितनी मजबूती से पिछला पैर रखेंगे, हमारा अगला पैर उतनी मजबूती से हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस देश का, काल का, समाज का, परिवार का इतिहास भ्रष्ट होता है, वह कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसलिए इतिहास की विकृतियों को दूर करके और इतिहास विद्या के माध्यम से, हिस्टोग्राफी के माध्यम से, रिसर्च मेथोडोलॉजी को एस्टेब्लिश करके भारतीय दृष्टि से भारत को हम स्थापित करने में अपनी सक्षमता, अपनी योग्यता, अपनी योजना को स्थापित करें। उसके लिए सोर्सेस के रूप में लिटरेरी सोर्सेस हमारे में बहुत पड़े हुए हैं। हमारा देश समुद्र है, तो दुनिया ज्ञान परंपरा गाय के खोज के बराबर भी नहीं। यहाँ वेदों का, पुराणों में 8.5 लाख श्लोक है। अनगिनत ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक हैं। निरुक्तों के माध्यम से भाषा का निर्माण हम करते हैं। व्याकरण हमारे पास है, छंद हमारे पास है। उपनिषदों के माध्यम से ज्ञान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं हमारे। महाकाव्यों के माध्यम से हम आदर्श जीवन स्थापित कर सकते हैं, राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं। ऐसे समुद्र को छोड़ करके हम गड्ढे में नहाने जा रहे हैं। कहते हैं कामधेनु छोड़ छेरी कौन दुहाए। कोई कामधेनु 40 लीटर दूध देने वाली गाय खड़ी हो और कोई बकरी दूह रहा हो, हम लोग उसी व्यामोह में पड़े हुए। फ्रेंच, जर्मन और विदेशी यात्रियों के, यात्राओं के वृतांत हमारे इतिहास के स्रोत नहीं हो सकते। हमारी माँ कहती है पिता है तो पिता होते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। उस विश्वास को वापस लाने की आवश्यकता है। इसीलिए सोर्सेस के रूप में हमारे लिटरेरी सोर्सेस जो भारत का प्राचीन है, उसको हम लेंगे। हम वनवासियों के बीच में जाकर उनके वनवासियों के सारे सोर्सेस को इकट्ठा करेंगे। हम गांव-गांव में जाकर गांव का आर्कियोलॉजिकल साइट, वहाँ के लोक परंपरा, वहाँ के नृत्य, वहाँ गीत, वहाँ गाना, वहाँ कहानियाँ, बूढ़ी माता के चेहरे के झुर्री में पड़े हुए इतिहास को पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारी माँ के सिंदूर में और साड़ी के किनारे में भी इतिहास निहित है। गांव गली में, देश गांव में
दीवारों पर लिखे हुए वो चित्र दुनिया के लिए मानबिंदु हैं। शादी के कोहबर में बनाए हुए चित्र समाज के सारे प्रदर्शन करते हैं। इतिहास खोजने के लिए हमको जर्मन जापान जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम जिले का इतिहास करेंगे, हम कृषि का इतिहास की बात करेंगे, हम प्रोटेक्शन का इतिहास की बात करेंगे। किस प्रकार हमारे अल्लामा इकबाल ने कहा कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो खोजता रहा जीवन भर की बात वो कौन सी है, उसके पल्ले नहीं पड़ा और मिट गया। लेकिन हम जानते हैं कि कौन सी बात है। वह बात है कि जब पूरब में जाएंगे, कानपुर से पूरब, और किसी से पानी मांग दिए तो चाहे उसके घर में हो न हो, तो बगल से जाकर के भीख मांग करके भी एक कौड़ी गुड़ देकर ही पानी पिलाएगा। वो बात है कि हस्ती में। मैं कर्नाटक में गया, घूमता रहा, एक दुकान पे गया और दुकान पर कन्नड़ लोग जानते थे, मैं कन्नड़ जानता नहीं था, अंग्रेजी भी नहीं जानते थे लोग, मैं भी अंग्रेजी नहीं जानता हूँ। लेकिन इशारे से मैंने कहा कि हमको कोल्ड ड्रिंक या पानी दे दो, तो समझे नहीं, अपनी बेटी गाँव का दुकान था, तो ये अपनी बेटी को बुलाया। बेटी गुरुकुल में पढ़ी थी और संस्कृत जानती थी, और थोड़ा वो संस्कृत भारती के माध्यम से मैं भी थोड़ा जान गया था। तो मैंने संस्कृत में थोड़ी बात की तो समझ गई कि ये पानी मांग रहे हैं, नाश्ता मांग रहे हैं, भूखे हैं। तो पूछे कहाँ से आए? उन्होंने कहा अयोध्या से आया हूँ। तो दोनों आगे निकल गए, पकड़ के लाकर अंदर बैठाए हमको चारपाई पर, और फिर बढ़िया नाश्ता कराए। और नाश्ता कराने के बाद उन्होंने अयोध्या के विषय में ट्रांसलेशन के माध्यम से कुछ बात की कि कैसे हम गए, कैसे आए, कहाँ गए, कैसे आए। जब चलने लगे तो उन्होंने 500 सुपारी भी दिया मुझे, तो मैं बहुत भावुक हो गया, और भावुक होकर मैंने कहा, अब लगा कि मेरे राम दुर्दिन में थे तो आप लोगों ने कितना सेवा किया। कितना कहते ही वो लड़की ने जब उनको ट्रांसलेट किया तो माता पिता का चेहरा एकदम उतर गया। हमने क्या हो गया, कुछ गलती नहीं समझ में आ गया, कुछ ट्रांसलेशन गलती नहीं कर दिया। फिर मैंने उससे पूछा क्या हो गया, तो उसने कहा कि आपने कहा मेरे राम ने या हमारे राम ने। अच्छा, वहाँ भारत आता है। अगर भारत को जानने का प्रयास करना है तो वहाँ भारत को जानना है। राम जन्मभूमि के समय में कर्नाटक के मैसूर से एक परिवार आया था। माता जी मोटी थी, चलने में दिक्कत हो रहा था। हमारे मैसूर के कर्नाटक का जानते हैं, उनसे मिल्क में आया। वो बहन जी चल नहीं पा रही थी, पैदल पता नहीं कहाँ उतार दिए बस से ले आकर के पुलिस वाले, और चलते हुए आ रही थी। पतिदेव साथ में थे, एक लड़का मोटरसाइकिल लेकर आया, उसने कहा मैं पहुंचा देता हूँ। और वो मर्दा क्या नहीं करता, उन्होंने बैठा लिया और गाड़ी में लड़का चला गया। उनके पत्नी को ये परेशान कि मेरी पत्नी को ले कहाँ गया, ना पता बताया, ठिकाना बताया। एक 15-20-25 मिनट के बाद फिर वो लड़का लौट के आया, इनको मोटरसाइकिल बैठाया, और जब लेकर गया तो उनके पत्नी को सरपाई पर बैठा करके और गर्म पानी करके परात में, और कुछ महिलाएं पैर धो रही थी। भारत को जानना है, भारत के इतिहास को जानना है, वो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कोई बतला दे काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं 100 मानव का हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, ये हमारा परिचय है। इसको ध्यान में रख करके इतिहास की दृष्टि हम सामने खड़े करेंगे तो जैसा हमारे घोषक ने कहा लंबी लाइन खींचने की, वो लंबी लाइन खींची। एक अंतिम बात करके मैं बात बंद करता हूँ। ये परिवार हमारा, मैं इस परिवार का मुखिया नहीं हूँ, मैं अकेले विद्यार्थी, इसलिए मैं सब आपका सेवक हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक प्रचारक के नाते आपके पास हमको लगाया है कि आपके सामने आने वाले कांटे और धूल को मैं साफ कर सकूं और उसके आधार पर भारत का इतिहास स्थापित हो। ये सब एक परिवार है। इसीलिए साधारण सभा के माध्यम से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि आपके सामने से आपका विद्यार्थी गुजरे और उसकी पीएचडी नहीं हो रही है, इसकी पीड़ा आपको होनी चाहिए। आपके सामने से कोई विद्यार्थी गुजरे और उसकी पीएचडी हो गई है, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो पीड़ा आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा। अगर लगता है तो पेपर नहीं लिख पाता है, अगर लगता है उसके थीसिस नहीं लिख पा रहा है, तो वह पीड़ा आपकी होनी चाहिए, आपका उत्तरदायित्व होना चाहिए। इस प्रकार का फैमिलियर कॉन्सेप्ट होगा और गुरु शिष्य परंपरा प्रारंभ होगी, तो आने वाले 10 वर्ष में भारत में
इतिहास की दृष्टि से इतिहास संकलन योजना ही होगा। आप ही होंगे। हम सब पर जाकर के गोली नहीं चला सकते, लेकिन देश के आसपास के 25 देशों में जाकर के 50-50 लोगों को, अपने अपने गांव में 20-20 लोगों को, अपने अपने विश्वविद्यालय में 100-100 लोगों को, अपने अपने प्रांत में 1,000 लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ दिया। किसी भी घातक गोली से कम विद्रोहियों के लिए हमारे सामने नहीं। सही बात है। इसलिए आवश्यकता है इतिहास दिवस के माध्यम से जन जागृति करना, इतिहास का स्थानों को उद्घाटित करना, उस पर पुस्तकों का निर्माण करना, उस पर रिसर्चेस करना, लोगों में इतिहास की जानकारी के प्रति अवेयरनेस पैदा करना, चाहे वो इतिहास प्रोफेसरों को इकट्ठा करके उनके ट्रेनिंग के माध्यम से हो, चाहे विद्यार्थियों को इकट्ठा करके इतिहास के परीक्षा के माध्यम से हो, अनवरत प्रांत की बैठकों से हो, प्रांत के बैठकों में योजना से हो, योजना का परिपालन से हो, और उस परिपालन का वृत्त केंद्र तक जाए और केंद्र से नीचे तक आए। इस प्रकार का एक परिवार का, एक समूह का एक बड़ा संच हम खड़ा कर सकते हैं, और उसके आधार पर भारत माता के जय में हमारी एक छोटी सी भूमिका हो सकती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आप यशस्वी हों, आप दीर्घायु हों, और जिस उद्देश्य से आपने जन्म लिया है उस उद्देश्य को पूरा करते हुए भारत माता के चरणों में अपने को समर्पित करने में संकोच न हो, और भारत माता की जय में हमारा कुछ ना कुछ सहभागिता बने। इतना ही प्रार्थना करते हुए मैं आज की इस अवसर पर समाप्त करता हूं।